आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अजवाइन की उन्नत किस्में और बुवाई पर तकनीकी सलाह। केले के बाग में लगने वाले रोग और उनका नियंत्रण। अजवाइन मसाले की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती रबी मौसम में की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों के खेत अभी खाली हैं, वे अभी अजवाइन की बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण तिवारी। तो आज हम चर्चा करते हैं अजवाइन की खेती के बारे में। सामान्य तौर पर अजवाइन की खेती कम ही होती है। धनिया मेथी तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन अजवाइन की खेती कम ही कर पाते हैं। तो अजवाइन की चर्चा हम लोग करके यह सुनिश्चित करते हैं कि किसान भाई एक अच्छा विकल्प के रूप में इसको अपनाते हुए इसकी खेती करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पा सकते हैं। किसान भाइयों, हम एक बार यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो, अगर अजवाइन की खेती करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो आप खेत की तैयारी कर लें और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें, इसलिए कि इसको दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह तक लगा लेना है। इसकी खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलता पूर्वक किया जा सकता है। तो अजवाइन की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? तो हम कहते हैं कि 3 गहरी जुताई कर लेनी है और अभी पानी आने की संभावना नहीं है। बाई द वे पानी अगर आ गया तब क्या करेंगे, इसलिए जल निकासी की भी हम ध्यान रखते हुए हम ज़मीन समतलीकरण करते हैं और ज़मीन का 3 गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद गहरी जुताई कर लिए, पट्टा चला लिए। अब आपको खाद देना है। तो खाद जब देना है तो बार बार हम कहते हैं कि निश्चित रूप से आप मिट्टी जांच तो करा ही चुके होंगे। अगर नहीं करा मिट्टी जांच तो आप अजवाइन की खेती के लिए आप 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद की व्यवस्था रखें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खाद के लिए सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास खाद, जिसको लाल खाद भी कहते हैं, वो देना अच्छा है। फास्फोरस और पोटास का खाद जो है वो एक बार में ही देना है, इसलिए वो भी आप यूनिफॉर्म तरीके से छिड़क दें और फिर उसमें फिर से एक जुताई करते हुए पाटा चला दें। अब आपका खेत तैयार है। अब है कि बीज की बात आती है, जो हम कहते हैं लैम्प सिलेक्शन 1, लैम्प सिलेक्शन 2 और राजेंद्र अजवाइन 1 करके एक किस्म को इजाद किया गया है। ये आपका बहुत काम आएगा। बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। हम कहते हैं कि बीज अच्छा हो, स्वस्थ हो, बीमारी पैदा करने वाला न हो। सामान्य तौर पर बीज लगता है वो करीब 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका लगभग हो जाएगा। और उसमें हम कहते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी करीब 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा पौधे के बढ़वार के हिसाब से। जैसे बीज लगा तो तुरंत आपको सिंचाई कर देनी है ताकि बीज का अंकुरन सही हो जाए।
और उसके बाद आपको 15-20 दिन करीब छोड़ देना है। जब मिट्टी कड़ा होने लगे, मिट्टी पे परत जैसा एक पपड़ी जैसा बनने लगे, तब हल्का उसको कोड़ देना है या हल्की सिंचाई की जा सकती है उस समय। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई द्वारा पहली 30 और दूसरी 45 से 50 दिनों पर और इसके बाद आवश्यकता के अनुसार करके खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई। फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। ड्रिप पद्धति से पानी कम लगता है और सिंचाई करना काफी आसान हो जाता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। जब फूल खिलने की अवस्था में आएगा, उससे पहले आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए एक बार एक कोड़ाई जरूरी है। तो आप एक बार खरपतवार नियंत्रण के लिए आप एक बार कोड़ाई कर दें और फिर से जो खाद वगैरह देना, जो नाइट्रोजन का खाद आप देते हैं, तो दूसरा जो डोज होगा ये जस्ट फूल खिलने से पहले कि कोड़ाई जब कर रहे हो तो दूसरा डोज आप दे दें। तो अगर इस तरह से हम खेती करेंगे तो निश्चित रूप से करीब 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका उपज होना सुनिश्चित हो जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। केले बाग अपने राज्य में लगभग सभी स्थानों पर देखे जाते हैं और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन बागों में कई घातक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अरशद अनवर। केले का फसल जो है, ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। इसमें कई बीमारियां लगती हैं, जैसे पनामा विल्ट हुआ, सिगाटोका डिजीज़ हुआ, एंथ्रेक्नोज डिजीज़ हुआ, फिर आपको मोको डिजीज़ हुआ, एक ब्लैक रॉट हुआ। तो ये 5 प्रकार की डिजीज़ प्रमुख रूप से जहाँ भी केले की खेती होती है वहाँ पे ये चीज़ पाया जाता है, ये सारी डिजीज़ देखी जाती है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है। और ये डिजीज़ जो है किसी भी समय में हो जाता है, शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है। और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये पनामा विल्ट है। तो इसको दूसरी डिजीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये। और जहाँ पे एक दफ़ा हो जाता है वहाँ पे इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, वो कई साल तक मिट्टी में या इसके डेब्रिस में रहते हैं, 16 साल तक रह सकते हैं इसके डेब्रिस में। दूसरा जो आपका डिजीज़ है वो सिगाटोका डिजीज़ है, ये भी फंगल डिजीज़ है। ये 2 प्रकार का सिगाटोका डिजीज़ होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में, और ये अंडाकार शेप का होता है धब्बा, एक पीले कलर का होता है, एक ब्लैकिश होता है।
तो ये 2 प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसके कंट्रोल, इससे जो पैदावार होता है, अगर पत्ता पूरा मतलब प्लांट पूरा अगर नहीं भी सूखा है तो ये पत्तियों को सुखा देता है, उसको फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र होता है उसको कम कर देता है। फलस्वरूप जो होता है, अगर पौधे में जो फिंगर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो तो उसका यानी कि उसका उपज बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो और ये हर जगह पाया जाता है, ये पनामा विल्ट से ज़्यादा स्प्रेड ये है डिजीज़, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। तो इसको रोकना है, इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल पे इसको करते रहें। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को कुछ प्रमुख प्रबंधन करना जरूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज, सारे डिजीज के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहाँ से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ टिश्यू कल्चर से वो होता हो या टिश्यू कल्चर से वो पौधा तैयार किया गया हो, ताकि उसमें जो डिजीज़ है वो ना रहे और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें, अगर आप लेंगे डिजीज़ फ्री प्लांट तो फिर वहाँ पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या ज़मीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है लगाने से पहले। ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान। तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा, किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान
किसान भाइयों, चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। आमतौर पर इस समय फसल में कजरा पिल्लू कीट का प्रकोप होता है। यह कीट फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर फली में दाना बनने तक फसल को काफी हानि पहुंचाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट आती है। इसलिए समय रहते चने की फसल में इस कीट की रोकथाम आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक शिवम चौबे। जैसा कि चना एक दलहनी कुल की फसलों में प्रमुख स्थान रखता है और रबी ऋतु में चना की खेती के एक महत्वपूर्ण स्थान है रबी में। जैसा कि चने में बुआई के उपरांत ही कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज़्यादा लगने लगता है। इसमें एक प्रमुख प्रकार का हमारा कीट है कटवार्म, काटने वाली सिंडी, एग्रोटिस इप्सिलान। इस कीट की सुंडी चिकनी, लिजलिजी और देखने में गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है और कटवार्म की लटें भूरे रंग की 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। इस कीट को अगर कहीं आप हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ के एक सुंडी नुमा बन जाती है, घुंडी बना लेती है। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिरारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। और किसान भाइयों, अब ये क्षति का लक्षण हम देखते हैं। कटवार्म कीट जो होता है, ये सुंडी जो होती है इसकी, ये रात्रिचर कीट है। ये दिन में इसका प्रकोप नहीं लगता है। ये दिन में मृदा में ढेलों या नीचे जमीन की जड़ में सतह में ऐसे छिपा रहता है। रात्रि के समय ये निकलता है और पौधों को जड़ के मृदा की सतह से ही पौधों को काट के क्षति पहुँचाता है। चूँकि ये कीट रात्रिचर है इसलिए दिन में इसका अटैक नहीं दिखता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नियंत्रण में सबसे पहले जरूरी हमारा ये है कि इसके लिए हमको बीज उपचारित करके लगाना है। बीज उपचारित के लिए जैसे हम इंसेक्टिसाइड, कोई भी इमिडाक्लोपिड, क्लोरोपाइरिफास, इस तरह की दवाओं से 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड बीज की दर से इसको उपचारित करके इसके बाद हम इसको लगाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसको बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय क्यूनाल फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मृदा में मिला दें, या उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो खड़ी फसल में शाम के समय देवें इसको। और हम इसको कर सकते हैं कि जैसे क्लोरोपाइरिफास का 1.5 ml दवा पर लीटर पानी में मिला के पौधों की जड़ों के पास इसको हम छिड़काव करें, जिससे कि हमारा एक प्रभावी नियंत्रण होता है। और खेत में जगह जगह इसको हम सूखी घास की खेत में जगह जगह छोटे छोटे ढेर बना के रख देते हैं कई स्थानों पे, जिसमें क्या होता है कि दिन में ये कीट छिपा रहता है और उसको हम सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। ये भी प्रभावी नियंत्रण है। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए, ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। और हम बात करेंगे एक और हमारा वो इंसेक्टिसाइड नीम आधारित निम्बिशिडीन, जिसका कि 1 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से मिला के भी हम उपचारित कर सकते हैं। और इमिडाक्लोपिड रसायन का भी हम 2 से 3 ml दवा पर केजी के हिसाब से स्प्रे कर सकते, लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए एक है कि समयानुसार संस्तुत क्षेत्र में जो रिकमेंडेशन होता है उस आधार पर समय से बुआई करें। संक्रमित पौधा यदि पूरे खेत में हमको कहीं भी दिखाई दे तो उसको नष्ट करें। खेत में जल जमाव की जो जहाँ भी पूरा जल निकास का प्रॉपर सुविधा करें। खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त रखें और फसल चक्र का बहुत जरूरी है कि फसल चक्र अपनाएं। और जिस खेत में हमारा ये कटवार्म डिजीज या कोई भी डिजीज का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बीज को हम दोबारा फसल बोने के लिए प्रयोग न करें। धन्यवाद किसान भाइयों। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गरौल, जिला दरभंगा से मिथिलेश कुमार ने। आप शरतकालीन गन्ने की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो मिथिलेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
साथियों देखिए, गन्ने की फसल एक नगदी फसल है, मुख्यतः चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए एवं बिजली उत्पादन के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका चीनी और गुड़ का उपयोग है। तो इस समय जो समय चल रहा है मुख्यतः बिहार में, आप शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में सोच रहे होंगे, तो खेत की तैयारी करते समय मुख्य बात एक आपको रखनी है कि जो निचली परत में जो हार्ड पैन, जो कड़ी परत बनी हुई है, उसको तोड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो आपकी जो है पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी और उसकी यूज इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो साथियों, हर तीसरे साल अगर आपने पिछले वर्ष जो है परत को तोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, तो एक जो है डीप फरो से आप जो है निचली परत खेत की अपने मृदा की निचली परत को तोड़ने का अवश्य कार्य करें। इसके बाद 2-3 हैरो कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा दें, नमी संचयन हो जाएगा, उसमें खरपतवार भी मर जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरदकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 138, BO 139, BO 147, राजेंद्र गन्ना 1, COP 9301 आदि किस्म का चयन करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 क्विंटल होता है। तो आपने बीज का चयन हमेशा उन्नतशील प्रजाति का ही चयन करें। बीज का चयन करने के बाद आप बात ये आती है कि आप जो है बुआई की विधियां। साथियों, यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है आपके इस एरिया में, खेत में आप भी इसको महसूस किए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं जो है वैज्ञानिक तौर पे पाया गया है कि क्लोरोपाइरिफास एक दवा आती है, उसको 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पानी में 700 से 600 से 700 लीटर पानी में, और गन्ना बुआई के ऊपर उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रवाह कर दीजिए, तो दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। ये शरदकालीन गन्ने के लिए संस्तुति की गई है। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए थीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। तो गन्ना बुआई की तरह तरह की विधियां हमारे संस्थान से प्रचलित हैं, और उसमें मुख्यतः यह है कि गहरी नाली की विधि, समतल बुआई विधि, और एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विधि जो निकली है, ट्रेंच विधि और गोल गड्ढा विधि, तो उसको भी बिहार में हम लोग जो है यहाँ पे एक अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किए हैं। तो इससे भी बुआई करने के बाद उसकी पैदावार काफी अच्छी पाई गई है। तो मुख्य विधि है गड्ढा विधि और गहरी नाली विधि। गहरी नाली विधि से भी गन्ने की पैदावार उतनी ही मिलती है जितना गोल गड्ढा विधि में मिलती है। तो मुख्य बुआई का यह है कि 90 सेंटीमीटर की पक्ति से पक्ति की दूरी में गहरी नाली खोद करके उसमें 3 या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, इससे कि उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, किल्ले अच्छे निकलते हैं। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं, फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरंत यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के साथ साथ आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि बुआई के साथ भी आप खेत में जो है फर्टिलाइजर या अपने डालते हैं, तो उसमें मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि पहले बुआई के पहले आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का परीक्षण अवश्य करवा लें। जनरल तौर पे जो गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन की, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम है। इसमें हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहेंगे
कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय ही जब आप कोड़ में सेट डालते हैं उसी समय आप कोड़ में डालने की संस्तुति है। शेष भाग नत्रजन का 2 भाग में आपको डालने की खेत में संस्तुति की गई है। एक भाग जब किल्ले निकलना शुरू होते हैं उस समय आप खेत में डाल दीजिए। दूसरा भाग बचा हुआ जो अंतिम भाग है वो जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसके पहले खेत में डालने की संस्तुति की गई है। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी बढ़वार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन विधियों से अगर आप बुआई करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो निसंकोच आपका गन्ने का अंकुरण अच्छा होगा, उसमें ब्यात निकलेंगे, अच्छे किल्ले निकलेंगे और चीनी परता भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपका जो है आमदनी बढ़ेगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।